अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्प्रिंग 2021 का आईकेप का एक पास पेपर डिस्कस करूंगा जो कि IS-16 से पर्टेन करता है। लेकिन उस पास पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को IS-16 के कुछ स्पेसिफिक पैराग्राफ्स हैं जिनको हाईलाइट करना चाहूँगा, जो आपके आंसर्स के लिए आपके लिए बड़े यूजफुल होंगे। और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस सवाल में अप्लाई हो रही हैं। तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं इसमें आखिर ऐसे कौन से पैराग्राफ्स अप्लाई होंगे जिसका हमें ज्यादा ख्याल रखना होगा। ये याद रखिएगा, सारे पैराग्राफ्स मैंने हाईलाइट नहीं किए, लेकिन जो मेजर बातें क्वेश्चन में डिस्कस हुई हैं उससे रिलेवेंट जो पैराग्राफ्स हैं उसकी आपको IS-16 की अंडरस्टैंडिंग हो। तो सबसे पहली बात जो इस सवाल में टेस्ट हुई थी वो ये है कि डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट्स ऑफ एन एसेट सेपरेटली। यानी कि अगर मैं कोई एसेट परचेज करता हूँ और उस एसेट के मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तो उनकी क्या डेप्रिसिएशन मैं अलग अलग चार्ज कर सकता हूँ या नहीं। तो पैरा नंबर 43 ब्रीफली इस चीज को डिस्कस करता है कि ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately। यानी कि अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो, मामूली नहीं सिग्निफिकेंट हो, यानी कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट की कॉस्ट हो विद रिस्पेक्ट टू या इन कंपैरिजन टू टोटल कॉस्ट। मिसाल के तौर पर ऐसा ना हो कि कोई पार्ट जो है वो टोटल कॉस्ट का 1% की कॉस्ट रखता हो। मिसाल के तौर पर ऐसा ना हो कि टोटल कॉस्ट का 2% कोई स्पेसिफिक पार्ट कॉस्ट रखता हो। बल्कि ऐसा हो कि लेट से आपने कोई एसेट खरीदा 100 रुपए का है, 70 रुपए एक चीज के, 30 रुपए दूसरी चीज के हैं, तो 70% और 30% एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, इसको आप सेपरेटली डेप्रिशिएट कर सकते हो। ये पैरा नंबर 43 में लिखा हुआ है और फिर इसकी एग्जांपल्स भी हैं आने वाले पैराग्राफ्स में, लेकिन मैंने सिर्फ पैरा 43 को मेन हाईलाइट किया क्योंकि मेन पैराग्राफ ये है। डेप्रिसिएशन की स्टार्ट डेट, डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होगी, ये भी सवाल में टेस्ट हुआ था। तो उसके लिए पैरा 55 है, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। जब कोई एसेट इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हो उस दिन से आप डेप्रिसिएशन स्टार्ट करोगे। दैट इज व्हेन इट इज इन लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। ऐसा हो सकता है कि आपने कभी कोई एसेट खरीदा, उसकी डेट और जिस दिन उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी वो सेपरेट हो। तो डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होनी है, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो। ये कैसे अप्लाई होगा इस सवाल में, ये भी देखेंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन व्हेन एसेट इज रिपेयर्ड। अगर कोई एसेट रिपेयर हो रहा है, अगर किसी एसेट की रिपेयर चल रही है, अगर कोई एसेट जो है वो डैमेज हो गया और उसकी रिपेयरिंग चल रही है, तो उसकी डेप्रिसिएशन क्या हम उस रिपेयर के पीरियड के दौरान चार्ज करेंगे या नहीं। मिसाल के तौर पर लेट से आपने जनवरी में एसेट खरीदा, मई में उसका एक्सीडेंट हो गया, मई और जून उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और दिसंबर में आपकी कंपनी का ईयर एंड जो है वो है। तो क्या आप 12 महीनों की यानी कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, या जितना टाइम वो एसेट रिपेयर हो रहा है उस टाइम की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। ठीक है। तो ये भी इस सवाल में टेस्ट हुआ था। पैरा 52 आपको जनरल गाइडलाइन देता है, बोलता है डेप्रिसिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड इवन if the fair value of the asset exceeds its carrying amount as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount। आगे बोलता है, स्पेसिफिकली बोलता है, देखिए बड़ा क्लियरली बोलता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एसेट डू नॉट निगेट द नीड टू डेप्रिसिएट इट। यानी कि IS-16 आपको गाइडलाइन देता है कि अगर कोई एसेट रिपेयर एंड मेंटेनेंस के फेज में है, उस पर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के दौरान जो है वो आप डेप्रिसिएशन को निगेट नहीं करोगे, यानी कि ऐसा नहीं करोगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज ना करो। समझ रहे हो, ये पैरा 52 की गाइडलाइन है। अच्छा, फिर पैरा 55 में एक और गाइडलाइन है और उसका लास्ट पैराग्राफ ये कहता है, हाउएवर अंडर यूजेज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द डेप्रिसिएशन चार्ज कैन बी जीरो व्हाइल देयर इज नो प्रोडक्शन। अब मिसाल के तौर पर एक एसेट आपने खरीदा, वो एसेट डैमेज हो गया, और वो एसेट डैमेज हो गया और उसकी आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पर चार्ज करते थे तो आप करते रहोगे। मिसाल के तौर पर आपने एक एसेट खरीदा, उसकी डेप्रिसिएशन आप यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड पर चार्ज करते थे। कुछ अरसे के लिए वो एसेट डैमेज हुआ हुआ है, और डैमेज हुआ हुआ है इसलिए वो यूनिट्स नहीं बना पा रहा, और क्योंकि वो यूनिट्स नहीं बना पा रहा तो आप उस केस में उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के फेज के दौरान। तो आपने ये कुछ पैराग्राफ्स हैं जिनको अपने दिमाग में रखना है, जिनको अपने जहन में रखना है कि भाई किस तरह से मैं पैराग्राफ्स को अकाउंट फॉर करूंगा। ठीक है जी।
आप अब आ जाए मेन सवाल पर। अब मैं आप लोगों के साथ सवाल स्क्रीन पर शेयर करता हूं और सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ये हमारा सवाल है, स्पुतनिक सी लिमिटेड एसएसएल। जो पहले पैराग्राफ्स बताए वो आपने दिमाग में रखने हैं। मैं कोशिश करूंगा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको बेनिफिट दूं और इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करूं। रिक्वायरमेंट ये थी, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन वो डेट होती है जब आपने एसेट खरीदा। तो आपने डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि जिस दिन एसेट खरीदा उस दिन से डेप्रिसिएशन जो है उसको चार्ज करना है। कब से चार्ज करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शिप। जिस दिन आपने शिप को एक्वायर करा उस दिन से चार्ज करना शुरू करना है, टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। और उस दिन से 31 दिसंबर 2020 तक की सारी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। ये आपका सवाल आपको कहता है। जब हम एसेट परचेज कर रहे हैं उस दिन हम एसेट के परचेज की एंट्री पास करेंगे। चले आए देखते हैं कि हमारे पास क्या एंट्रीज होंगी। तो हम पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है, एस एस एल बॉट अ क्रूज शिप ऑन 1 मार्च 2018। After completing all the required formalities, the ship was ready to sail on 1 April 2018। सर इसका मतलब ये हो गया कि आपने चीज परचेज तो 1 मार्च को करी है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन 1 मार्च से स्टार्ट नहीं होगी, उसकी डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, जिस दिन वो आपके लिए अवेलेबल फॉर यूज है। और सवाल में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वो चीज अवेलेबल फॉर यूज 1 अप्रैल को होगी, जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा, क्योंकि उस दिन उसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई हैं और वो जो है वो तैयार है। अच्छा, उसके बाद 2 में डिटेल्स रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द शिप आर एज अंडर। सर आपने एक पैराग्राफ हमें बताया कि जिसमें अगर हमारे पास कोई एसेट हो जिसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हो तो हर कंपोनेंट की डेप्रिसिएशन सेपरेटली चार्ज होगी। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इस सवाल में डेप्रिसिएशन हर कंपोनेंट की सेपरेटली चार्ज होगी। थैंक यू सर। अच्छा, इंजन है, बॉडी है, ड्राई डॉकिंग है। अच्छा, उसके बाद फिर 1 मई के बारे में 3rd पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है। 4th में कुछ एवरेज मंथली आर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। 5 रिवैल्यूएशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। और 6 में जो है वो रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर 1920 को हुई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सवाल मैं चाहूंगा आप एक बार या 2 बार रीड कर लें विदाउट वीडियो को पॉज कर कर, ताकि आपकी नॉलेज में सारी चीजें हों। मेरा मकसद ये है कि कम से कम टाइम में ये सवाल सॉल्व किया जाए। अच्छा जनाब, जब हम एसेट को परचेज करेंगे तो हम एसेट डेबिट करेंगे। यहाँ पर एसेट हमारी शिप है और हम बैंक से एज्यूम करेंगे पेमेंट करेंगे तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। ये एंट्री किस दिन पास कर रहा हूँ मैं? ये एंट्री मैं पास कर रहा हूँ 1 मार्च 2018 वाले दिन, जिस दिन एसेट परचेज किया, यानी कि 1 मार्च 2018 वाले दिन क्या एंट्री पास होगी? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आपने जो शिप परचेज करी उसका एक इंजन था 840 मिलियन, उसकी कॉस्ट थी। बॉडी की कॉस्ट 535 थी और ड्राई डॉकिंग की कॉस्ट 60 थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं अपने पास एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट करूंगा तो 840 प्लस 535 प्लस 60, यानी कि मैं अपने एसेट 1435 पे रिकॉर्ड करूंगा। 1435 से एसेट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, ये पहली चीज हो गई। अच्छा, फिर पहला साल खत्म होगा। पहला साल जब खत्म होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है बुक्स में। पहला साल खत्म कब होगा? पहला साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2018 वाले दिन। तो अब हमें डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। क्या हमारे पास ये एसेट जो है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स है और हर पार्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है? यस सर, रखता है। ड्राई डॉकिंग की वैल्यू 60 मिलियन है, थोड़ी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इसकी लाइफ अलग है, बॉडी की लाइफ अलग है, इंजन की लाइफ अलग है। तो ये बेहतर होगा कि मैं हर पार्ट को सेपरेटली डेप्रिशिएट करूं और हर पार्ट की डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट करूं। तो मैं अपने पास एक वर्किंग तैयार कर लेता हूं। साथ में यहीं पर मैं लिखता हूं इंजन, उसके बाद हमारे पास बॉडी है और उसके बाद हमारे पास ड्राई डॉकिंग है। ये 3 चीजें हैं, करेक्ट। इंजन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास जो लिखी हुई आ रही है 840 की कॉस्ट। फिर बॉडी की जो कॉस्ट है 535 मिलियन है और ड्राई डॉकिंग की जो कॉस्ट है ना वो 60 है। सर क्या ये व्हाट्सएप पर आप एक्सेल की फाइल भेज देंगे? बिल्कुल मैं भेज दूंगा। तो आपने अभी सिर्फ और सिर्फ समझना है चीजों को। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल का कैसे आएगा? देखिए जी, पहले तो ये देखें डेप्रिसिएशन स्टार्ट किस दिन से होगी। डेप्रिसिएशन स्टार्ट किस दिन से होगी? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, 1 मार्च से स्टार्ट नहीं होगी। इससे क्योंकि एसेट अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 अप्रैल। तो आप मंथ्स काउंट करें, अप्रैल मई जून 3 महीने, और क्या कहते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर 6, तो 3 6 9 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन की कोई स्पेसिफिक पॉलिसी यहाँ पे नहीं बताई गई, तो हमें खुद जजमेंट अप्लाई करनी है।
और मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास इंजन की कॉस्ट है, उसकी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है और उसकी यूजफुल लाइफ है 50,000 घंटे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यार मेरे ख्याल में इंजन को डेप्रिशिएट करने के लिए जो नंबर ऑफ आवर्स है ना वो यूज करना चाहिए। इसके लिए मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि 2018 में ये शिप कितने घंटे चली है। सर वो कैसे मालूम करेंगे जनाब? अगर 2018 की बात करते हैं तो 2018 में ये शिप कितने घंटे चली है वो ऐसे मालूम होगा कि बुलेट नंबर 4 अगर आपने रीड किया हो पहले, ठीक है ना, मैंने जैसे कि कहा था आप सवाल पॉज करके रीड जरूर कर लें। बुलेट नंबर 4 में लिखा हुआ है द एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग द लास्ट 3 years आर एज अंडर। यानी कि 2018 में एक महीने में तकरीबन तकरीबन शिप जो है वो 360 आवर्स चली है। तो अगर मैं अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के महीने काउंट करता हूँ तो 9 महीने बनते हैं, लिहाजा 9 महीने के 3240 आवर्स बनते हैं। यानी कि अब मैं पहले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा, 840 मिलियन यानी कि कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू जो कि 40 है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जो कि 50,000 घंटे है। ठीक है, 50,000 घंटे है, कॉस्ट माइनस यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाई कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ से 1 घंटे की डेप्रिसिएशन आएगी। 1 घंटे की डेप्रिसिएशन इसलिए आएगी क्योंकि 50,000 से डिवाइड किया है, 50,000 नंबर ऑफ आवर्स है, और 3,240 आवर्स की डेप्रिसिएशन के लिए 3,240 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 51.84 की डेप्रिसिएशन आ रही है इंजन की पहले साल के लिए। जरा ये वर्किंग अच्छे से देख लीजिएगा, कॉस्ट यानी कि 840 मिलियन माइनस रेजिडियल वैल्यू यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 50,000 जो कि आपके पास नंबर ऑफ आवर्स है मल्टीप्लाइड बाई 3240। जनाब ये पहली बारी की डेप्रिसिएशन हो गई हमारी। ठीक है जी, ये हमारी पहली डेप्रिसिएशन हो गई। अच्छा जी, बॉडी पर आते हैं। बॉडी के लिए क्या होगा सर? बॉडी जो है उसके लिए उसकी जो कॉस्ट है वो 535 है, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो 35 है, डिवाइडेड बाय उसकी यूजफुल लाइफ 25 साल है। ये 1 साल की डेप्रिसिएशन होगी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 9/12 से। 9/12 से इसलिए क्योंकि पहले साल मैंने इस एसेट को सिर्फ 9 महीने इस्तेमाल करा है। तो सर यहाँ पर 9/12 क्यों नहीं किया? यहाँ पर तो नंबर ऑफ आवर्स पर डेप्रिसिएशन चल रही थी। नंबर ऑफ आवर्स पर जब डेप्रिसिएशन चल रही थी तो उसमें बात ये थी सारी कि जितने आवर्स 9 महीने में कंज्यूम हुए उससे मैंने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन को मुझे 9/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो रिलेवेंट अमाउंट तक एडजस्ट हो जाए। ड्राई डॉक जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 60 है, यूजफुल लाइफ जो है 5 साल है। तो मुझे लगता है कि 12 इसकी डेप्रिसिएशन होगी और कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अगर हम टोटल डेप्रिसिएशन देखें तीनों की तो 78 पॉइंट अच्छा सॉरी, ड्राई डॉक में भी हम 9/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट, 9/12 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 60/5 से 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी, 9 महीने की डेप्रिसिएशन के लिए 9/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 75.84 की डेप्रिसिएशन बनती है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 75.84 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट 75.84। जनाब ये दो एंट्रीज हो गई हमारे पास जो कि साल 2018 से पर्टेन करती है। साल 2018 में किसी किस्म की कोई रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं है, तो सारी चीजें बड़ी सिंपल है। अब 2018 से हम आ जाते हैं 19 की तरफ। जब हम 19 पर आते हैं ना तो 19 पे पॉइंट नंबर 6 में रीवैल्यूएशन है। सर रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड कब होती है, डेप्रिसिएशन से पहले या डेप्रिसिएशन के बाद? डेप्रिसिएशन के बाद, तो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी जी। अच्छा 2019 में एक और खतरनाक बात भी है और वो पॉइंट नंबर 3 में लिखी गई है। पॉइंट नंबर 3 लिखता है ऑन 1 May 2019 द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट विच डैमेज इट्स बॉडी। पहली मई 2019 को कश्ती का एक्सीडेंट हो गया, बॉडी डैमेज हो गई, रिपेयर वर्क टुक 2 months एंड कॉस्टेड 26 मिलियन। आपने उस बॉडी को रिपेयर करवाया, 26 मिलियन की कॉस्ट लगी और 2 महीने लग गए। द रिपेयर वर्क डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। और इस रिपेयर की वजह से उस एसेट की यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम एज्यूम करें कि अगर, देखिए दो अजम्पशन हो सकती है ना, उसने बोले रिपेयर के वक्त में 2 महीने लगे। भाई ऐसा भी हो सकता है कश्ती चलते चलते रिपेयर हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कि कश्ती को 2 महीने रहना पड़ा, रुकना पड़ा, जो है उसको इस्तेमाल ना करना पड़ा। ज्यादा बेहतर एजम्पशन ये, क्योंकि वो 2 महीने लिख रहा है तो वो चाह रहा होगा कि इस चीज को टेस्ट करे, तो मैं एज्यूम करता हूँ 2 महीने वो कश्ती नहीं चली। अब जब 2 महीने वो कश्ती नहीं चली और उसकी रिपेयर हो रही है तो पहले तो रिपेयर की एंट्री पास करते हैं। रिपेयर आपके लिए एक एक्सपेंस है नॉर्मल सा, तो आप 1 May 2019 को आप क्या करोगे, आप रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करोगे
ठीक है ना, 26 मिलियन के अमाउंट से, और बैंक से अगर उसकी पेमेंट करिए तो बैंक को क्रेडिट कर दोगे 26 मिलियन से। ये बात याद रहे कि रिपेयर मामूली सा रिपेयर लग रहा है, अगर आप पूरे एसेट की कॉस्ट देखते हो तो 26 मिलियन कंपैरेटिवली कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम रिपेयर को देखते हैं तो हमारे पास ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि उस रिपेयर से कोई यूजफुल लाइफ वगैरह में तब्दीली नहीं आई, इंक्रीज नहीं आया। इसका मतलब ये नजर आ रहा है कि ये कैपिटलाइजेशन वाली अमाउंट नहीं है, बल्कि ये मुझे एक्सपेंस आउट करनी है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। इसके बाद 31 दिसंबर वाले दिन मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। अभी अभी मैंने आप लोगों को आईएएस के कुछ पैराग्राफ्स बताए। आईएएस का एक पैराग्राफ ये कहता है कि अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वजह से कोई एसेट जो है 2-4 महीने के लिए बंद है, तो उसकी डेप्रिसिएशन आप नहीं रोकोगे, ये एक पैराग्राफ बताया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जनरल रूल ये है कि 2 महीने अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए एसेट बंद रहा है, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही थी और एसेट जो है वो चलने की कंडीशन में नहीं था, तो जनरल रूल ये कहता है कि डेप्रिसिएशन उन 2 महीनों में रुकेगी नहीं, बल्कि 2019 के 12 महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। दूसरी बात, एक और जगह आईएएस ने लिखा कि कभी कभार आप जो है वो यूजफुल लाइफ को प्रोडक्शन के यूनिट्स में या नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से लेते हो। अब मिसाल के तौर पर इंजन है, इंजन जो है वो पूरी जिंदगी उसकी 50,000 घंटे, अब जब इंजन चलेगा तब वो डिप्रिशिएट होगा। तो 2 महीने जब वो रिपेयर हो रहा था तो इंजन में नहीं चल रहा था, तो इंजन में नहीं चल रहा था, तो इंजन की डिप्रिसिएशन नहीं लगेगी, बॉडी और ड्राई डॉकिंग की लगेगी। उसमें जंग तो लग रहा है, उसका वेयर एंड टेयर तो हो रहा है, वो टूट फूट रही है, वो पुरानी हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस आ रही है। तो IAS 16 स्पेसिफिकली ये कहता है, मैंने पैराग्राफ से बताया शुरू में वीडियो के, बड़े जरूरी हैं कि रिपेयर के दौरान आप डेप्रिसिएशन नहीं छोड़ोगे। लेकिन इंजन का केस डिफरेंट है ना, इंजन ही बंद होगा, इंजन की डेप्रिसिएशन तो तब चार्ज होती है जब उसकी जो है वो लाइफ कंज्यूम हो रही हो, लाइफ ही कंज्यूम नहीं हो रही तो इंजन के आवर्स कैसे कंज्यूम होंगे। तो अब इंजन के लिए एक महीने में 2019 में लिखा हुआ था 480 घंटे लगेंगे, तो इंजन की डेप्रिसिएशन के लिए मुझे 10 महीने के 4800 आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब मैं आता हूँ डेप्रिसिएशन पे। अच्छा, डेप्रिसिएशन से पहले हम क्या करते हैं कि, अच्छा चले सही है, डेप्रिसिएशन ये 2018 की थी, ठीक है ना, ये 2018 की थी। अब 2019 की डेप्रिसिएशन लगाते हैं, 2019 की डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे तो इंजन के लिए क्या करेंगे, इंजन के लिए सर आप वही वाला फॉर्मूला लगा लो ना, आप लिख दो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी कि 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000, डिवाइडेड बाय 50,000, तो 1 घंटे की डेप्रिसिएशन आ गई, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, मल्टीप्लाई बाय 4800। 4800 क्या है, 4800 वो आवर्स हैं जो 2019 में इस इंजन पर लगे हैं, तो ये आ गया 76.8 की डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अच्छा, बॉडी के लिए क्या करें, बॉडी के लिए क्या करें, क्या डेप्रिसिएशन को रोक दें? आयुष बोलता है नहीं, तुम रोकोगे नहीं डेप्रिसिएशन को रिपेयर एंड मेंटेनेंस के दौरान। तो 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 25, 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। और अब इसको 9/12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसलिए क्योंकि ये तो पूरा साल डेप्रिसिएशन में रहेगा। पिछले साल हमने 3 महीने बाद एसेट परचेज किया था, और फिर वो सॉरी 2 महीने बाद परचेज किया था, और वो हेल्ड फॉर यूज 3 महीने बाद हुआ था, तो पिछले साल 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगी थी। इस बार 9/12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये -20 बन गया। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपके पास ड्राइंग डॉग, ड्राइंग डॉग के लिए अगेन आप डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करोगे तो आप कर दोगे भाई 60 माइनस, उसमें से कर देते हैं हम 60 में से माइनस कर देते हैं, अच्छा कोई इसकी रेजिडुअल वैल्यू ही नहीं, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया सीधा सीधा, तो ये -12 बन गया। तो अब दूसरे साल की जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो -108 है, 108.8 है। तो अगर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन बुक करते हैं तो वो हो जाएगी हमारी 108.8। और हमारे पास दूसरी साइड पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 108.8 से। हो गया भाई, ये भी हो गया, सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो रहा है, अच्छा ये 0.3 हो गया, 0.124 सारा देखते हुए चल रहा है। 5 मिनट्स में बोले SSL यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल। IAS 16 दो मॉडल्स की इजाजत देता है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कंपनी यहाँ पर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है। For subsequent measurement, SSL accounts for evaluation on net replacement value method. Net replacement value method में जितनी भी accumulated depreciation होती है, revaluation से पहले उसको asset की cost में adjust करा जाता है, and transfer the maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earnings on an annual basis. Again, ऐसा हो सकता है कि रिटेन अर्निंग्स में हम ट्रांसफर ना करें रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट,
ऐसा हो सकता है कि करें। IAS 16 दोनों मेथड जो है उसकी इजाजत देता है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट होगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर होगा। सर आखिर ये कौन सा अमाउंट होता है? ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वो डेप्रिसिएशन जो इजाफी है। इजाफी कैसे हो सकती है सर? डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल हो रही थी वो, और रिवैल्यूएशन के बाद जो हो रही है वो। तो इसको जरा समझेंगे। 6 में लिखा था revalued amounts of the ship at 31st December 2019 and 20 were determined as 1400 and 1000 million respectively. Revalued amounts are apportioned between the components on the basis of their book value after before the revaluation. अब वो मस्ती बताता है, मस्ती ये बताता है, बोलता है भाई देखो पूरी कश्ती की रिवैल्यूड अमाउंट है 1400, लेकिन ये 1400 की अमाउंट क्योंकि आपके पास तीन छोटे छोटे एसेट्स हैं एक तरह से, या आपके बड़े एसेट के तीन हिस्से हैं, तो आप इस अमाउंट को तीन हिस्सों में बांटोगे। तीन हिस्सों में कैसे बांटोगे? उस बुक वैल्यू के रेशियो में जो रिवैल्यूएशन से पहले होगा। तो अब देखते हैं 31 दिसंबर 2019 की वैल्यू पर फोकस करो, कितनी है रिवैल्यूड अमाउंट? 1400। अच्छा, रिवैल्यूड अमाउंट का मतलब ये होता है कि जब रिवैल्यूएशन हो जाएगी ना, रिवैल्यूएशन हो जाएगी तो फिर एसेट इतने का होगा। तो रिवैल्यूड अमाउंट कितना है? रिवैल्यूड अमाउंट का टोटल है 1400। रिवैल्यूड अमाउंट का टोटल है 1400, ठीक है ना। यानी कि कहने का मकसद ये है कि भाई 31 दिसंबर 2019 वाले दिन अगर कोई इस एसेट को देखे ना तो उसकी बुक्स में ये 31 दिसंबर 2019 वाले दिन जो है वो 1400 पर आना चाहिए। अच्छा, अभी हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी है? कैरिंग वैल्यूज जो हमारे पास बन रही हैं, कॉस्ट में से दोनों सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करी, माइनस करी, माइनस करी, ठीक है। बड़ा सिंपल सा मेथड किया, कॉस्ट में से 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करी, तो ये मेरे पास कैरिंग वैल्यूज आ गई। अभी कैरिंग वैल्यूज का टोटल कितना है? अभी जो कैरिंग वैल्यूज है उनका टोटल है 1250.36। अभी जो हमारे पास टोटल कैरिंग वैल्यूज हैं उनका जो टोटल है ना वो 1250.36 है। ये 1250.36 वाली जो वैल्यू है इसको 1400 पे लेकर जाना है, इसको 1400 पे लेकर जाना है। तो अगर इसको 1400 पे लेकर जाना है, इसको 1400 पे लेकर जाना है, तो कितने का इंक्रीज है? कितने का इंक्रीज है वैल्यू में? इन दोनों का डिफरेंस ले ले, 149.64 का इंक्रीज है। अच्छा, डबल एंट्री जो बनानी है ना उसके लिए तो सिर्फ ये रेलेवेंट है, लेकिन आगे के सारे मामला के लिए जो है ना इंडिविजुअल एसेट्स की रिवैल्यूड अमाउंट्स भी ढूंढनी होंगी। बहरहाल हम कर ये रहे हैं कि हमारा जो एसेट 1250.36 की कैरिंग वैल्यू रखता था, हमारा एसेट जो कि 1250.36 की कैरिंग वैल्यू रखता था, उसको हम 1400 पर लेकर जा रहे हैं। उसको हम 1400 पर लेकर जा रहे हैं, उसकी रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और अपवर्ड रिवैल्यूएशन है। और मेथड कौन सा है? नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। अब जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर मैं आपको रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पास कर कर बता रहा हूँ। 31 दिसंबर 2019 की बात करते हैं। सबसे पहला काम नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है। इसमें यह होता है कि आपकी जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इस एसेट की, पिछली जितने भी सालों की टोटल डेप्रिसिएशन बन रही है, पिछले सालों की जितनी भी टोटल डेप्रिसिएशन बन रही है, वो सारी की सारी एसेट की अमाउंट में नॉक ऑफ होगी, नेट ऑफ होगी। यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो आप जीरो पर ले जाओगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आप जीरो पर ले जाओगे और एसेट की कॉस्ट को उस पूरे अमाउंट से रिड्यूस कर दोगे। अब आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले सालों की क्या क्या थी सर? एक ये थी और एक ये वाली थी, 75.84 और 108.8। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जितनी भी वैल्यू थी, जितनी भी वैल्यू थी, जितनी भी वैल्यू थी, सारी उस अकाउंट से निकाल दी और सारी वैल्यू को मैंने एसेट की वैल्यू में क्रेडिट कर दिया, एसेट की वैल्यू में क्रेडिट कर दिया। तो ये 184.64 पिछले सालों की, सारे सालों की डेप्रिसिएशन और एसेट को क्रेडिट कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या? जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ था इतने से, दूसरी बार क्रेडिट हुआ था इतने से, और इतने से ही डेबिट हो गया तो वो जीरो पर आ गया। एसेट का अकाउंट जब मैंने एसेट खरीदा था इतने से डेबिट हुआ था और इतने से क्रेडिट हो गया। तो आप जरा 1435 में से 184.64 को माइनस तो करो। मैं यहाँ पर देखो करता हूँ क्या। देखो एसेट के अकाउंट में क्या बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो एसेट का अकाउंट अभी 1250.36 यानी कि इसकी नेट बुक वैल्यू पर, उसकी कैरिंग वैल्यू पर आ जाता है। सही है। अब क्या करते हो? अब आप उसको 149.64 से इंक्रीज कर देते हो। तो आप अगली जो एंट्री पास करते हो 31 दिसंबर 2019 वाले दिन, वो पास कर दोगे, अपना एसेट का अकाउंट डेबिट कर दोगे। एसेट का अकाउंट डेबिट कितने से होगा? एसेट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 149.64 से, क्योंकि एसेट जो है वो अभी कितने पे स्टैंड कर रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी ना 1250.36।
इससे एसेट की वैल्यू हमने बढ़ा दी 149.64 से, तो वो 1400 पर आ गया जो रिवैल्यूड अमाउंट है। और आप दूसरी जगह पर एक अकाउंट ओपन करोगे जिसका नाम है रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये आपके रिजर्व में आता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कंपनी को फायदा हुआ है। कैसे फायदा हुआ है? एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट ज्यादा होने से फायदा हुआ है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये एक सरप्लस है रिवैल्यूएशन का, रियलाइज गेन नहीं है एक तरह से। आपको किसी ने आकर पैसे नहीं दिए, लेकिन आपके एसेट की वैल्यू का इजाफा रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपके एसेट की वैल्यू का इजाफा रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपके एसेट की वैल्यू का इंक्रीज रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है जी। तो ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में आप करते हो कि आप पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट और एसेट के अकाउंट को क्रेडिट करते हो, और फिर एसेट को उसकी रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट कर उसको डेबिट कर उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हो। साथ में सवाल ने एक और चीज लिखी थी, ट्रांसफर दी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम दी रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। अब सर ये कौन सा मामला आ गया? जनाब जब आप एसेट को रीवैल्यू करते हो तो कभी कभार ऐसा मामला लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप हर साल के आखिर में रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट और रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट करोगे, लेकिन किस अमाउंट से ये एंट्री पास होगी? रिवैल्यूएशन सरप्लस में से जो हम वैल्यू निकालेंगे, ये जो हमारे पास क्रेडिट पर अमाउंट है, ये यहाँ से कुछ वैल्यू निकालनी है, रिटेन अर्निंग्स में डालनी है, लेकिन कितनी वैल्यू डालनी है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होती है? इंक्रीमेंटल यानी कि इजाफी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या होती है, जरा मैं यहाँ पर वर्ड्स में समझाता हूँ। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस, अच्छा, फर्क, किस चीज का फर्क? डेप्रिसिएशन जो अब है, डेप्रिसिएशन जो होती अगर एसेट कभी भी रीवैल्यू ना हुआ होता तो। समझ रहे हो? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन जो अब है, अभी है, और जो डिप्रिसिएशन होती अगर हमने ये एसेट जो है ना, हमने ये एसेट जो है ना, वो डिप्रिसिएशन जो होती अगर ये एसेट अभी भी रीवैल्यू ना हुआ होता तो। ठीक है ना? ये इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन की डेफिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूं, यहाँ पर अभी अभी हमारी जो है ना वो पहली बार रिवैल्यूएशन हुई है, पहली बार रिवैल्यूएशन हुई है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर हमारी फर्स्ट टाइम या पहली बार रिवैल्यूएशन हुई है। तो हमने जो डेप्रिसिएशन बुक करी है रिवैल्यूएशन से पहले, वो सारी खत्म भी कर दी है, और 2019 की डेप्रिसिएशन तो हमने कॉस्ट के हिसाब से बुक करी थी। तो इधर शायद ये केस नहीं आएगा, लेकिन अगले पार्ट में, अगले अगले साल में हमें ये देखना होगा, ये वाली चीज भी हमें देखनी पड़ेगी। इस साल तो ये चीज नहीं आएगी, ठीक है, इस साल ये चीज नहीं आएगी, लेकिन अगले साल ये चीज देखेंगे कि कैसे आएगी। अब ये 2000 और 19 क्लियर हो गया, यानी कि 18 की 2 एंट्रीज हो गई, 19 की जो है वो आपके पास टोटल 4 एंट्रीज हो गई। अब हम आ जाते हैं 2020 पर, जो कि कंपनी का आखिरी साल है, तो 31 दिसंबर 2020 पर आ गए। अच्छा, 31 दिसंबर 2020 पर जब आएंगे तो सबसे पहले बुक करी जाती है डेप्रिसिएशन, सबसे पहले बुक करी जाती है डेप्रिसिएशन, सबसे पहले बुक करी जाती है डेप्रिसिएशन। अच्छा, उसके लिए अब मुझे ये इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए। तो सवाल में क्या लिखा हुआ था? सवाल में लिखा हुआ था, भाई देखो, ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था 6 में, द रीवैल्यूड अमाउंट्स ऑफ द शिप एज एट 31st December and 2019 and 20 were determined at 1400 and 1000 million respectively. Revalued amounts are apportioned between the components on the basis of their book values before the revaluation. बोलते हैं ये जो 1400 की वैल्यू है, ये इसमें 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 इंजन में, बॉडी में, ड्राई डॉक में, इंजन में, बॉडी में, ड्राई डॉक में, किस बेसिस पर बांटोगे? इस रेशियो में बांटोगे जो इनकी कैरिंग वैल्यू थी बिफोर रीवैल्यूएशन। तो करना ये पड़ेगा कि 1400 डिवाइडेड बाय टोटल कैरिंग अमाउंट, यानी कि 1250.36 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ द इंजन। मैं वापस से रिप्रेजेंट कर बताता हूँ, 1400 को डिवाइड कर दिया हमने 1250.36 से, और मल्टीप्लाई कर दिया 711.36 से, तो हमें इंजन की रिवैल्यूड अमाउंट पता चल गई जो कि 796 समथिंग आ रही है। इसी तरह से 1400 डिवाइडेड बाय टोटल कैरिंग अमाउंट, टोटल कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉडी, ये आ गया 559.83 समथिंग। इसी तरह से 1400 डिवाइडेड बाय टोटल कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ ड्राई डॉक, ये आ गया 436672। समझ रहे हो बात को? इस तरह से ये अमाउंट हमारे पास आ गई। ठीक है जनाब।
ये हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लें तो ज्यादा साफ सुथरा नजर आएगा। ये हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट्स आ गए, ये हमारे पास रीवैल्यूड अमाउंट्स आ गए। इसका मतलब इंजन की रिवैल्यूएशन कितनी हुई है, अगर इंडिविजुअली देखें तो हर चीज की जो वैल्यू है उसमें कितना इजाफा आया है, अगर मैं ये देखना चाहूँ तो इंजन की वैल्यू में जो है ना इन दोनों के डिफरेंस का इजाफा आया है, ठीक है, बॉडी में इन दोनों के डिफरेंस का इजाफा आया है, और ड्राई डॉक में इन दोनों के डिफरेंस का इजाफा है, यानी कि ये एड ऑन्स में ये रिवैल्यूएशन हुई है, जिसका टोटल 149.64 है, जिसकी मैंने यहाँ पर एंट्री पास कर दी। अब आगे 31 दिसंबर 2020 वाला दिन, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, जिसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ये हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इंजन पर आते हैं तो अब इंजन की नई वाली अमाउंट है 796.49, ठीक है ना, हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है ना, इंजन की नई अमाउंट है 796.49, ठीक है। अच्छा, क्या इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू वगैरह में कोई चेंज नहीं, तो वो 40 ही लिख देते हैं, क्या बोलते हो, 40 लिख देते हैं। अच्छा, क्या इसकी यूजफुल लाइफ अब अभी भी 50,000 है, हम जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो हमें लेनी पड़ेगी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सर कैसे निकालेंगे, पहले आप ये वर्किंग कर देना। हम रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालेंगे तो देखो ये इंजन की पूरी जिंदगी 50,000 थी, जिसमें से 4,800 और 3,240, 4,800 और 3,240 ये हिस्सा वो है इसकी जिंदगी का जो गुजर चुका है, जो ये इंजन गुजार चुका है, ये वो आप कह लो कि इंजन की जिंदगी पिछले सालों में गुजरी है वो है। अच्छा, 2020 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कितने आवर्स होंगे, 600 इंटू 12, 600 इंटू 12 क्यों, 2020 में 600 घंटे ये चीज चलेगी और 12 महीने चलेगी, तो एक महीने के 600 घंटे, तो 12 महीने के 7,200। तो इसका मतलब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अगर हम बता दें, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ, 50,000 माइनस 3,240 और माइनस 4,800, 50,000 यानी कि उसकी जो मुकम्मल पूरी जिंदगी थी, माइनस 3,240 घंटों की जिंदगी पहले गुजर गई थी, उसके बाद दूसरे साल में 4,800 घंटों की जिंदगी गुजर गई थी, तो बकाया जिंदगी 4,196 आवर्स है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे भाई इसकी रीवैल्यूड अमाउंट माइनस इसकी स्क्रैप वैल्यू, उसमें कोई चेंज नहीं है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 41960, मल्टीप्लाई बाय इस साल कितने साल चली, 7,200, तो ये 129.80 समथिंग इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है जी। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई इंजन की, ठीक है। आप ये वर्किंग वापस से देख लीजिएगा, रीवैल्यूड अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इनटू द मशीन आवर्स फॉर द ईयर। बॉडी पर आ जाते हैं, बॉडी की भी अगेन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पहले 25 थी ना, अब आपने 2018 में इसको 9 महीने अगर इस्तेमाल कर लिया, 9 महीने कितने होते हैं, 9 महीने कितने साल होते हैं, 2018 में आपने इसको 9 महीने इस्तेमाल किया, 9 महीने का मतलब 9/12 ईयर्स है ना, और फिर 2019 का पूरा साल इस्तेमाल किया, तो 1.75 ईयर्स उसको आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हो, 1.75 ईयर्स उसको आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हो। 9 महीने 2018 के यानी कि 9/12 यानी कि 0.75 ईयर्स, और 2019 का पूरा साल यानी कि 1.75 ईयर्स इस्तेमाल कर चुका हूं, तो अब इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 25 माइनस 1.75 यानी कि 23.25 इसकी रिमेनिंग लाइफ है। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं ये नई वाली रीवैल्यूड अमाउंट माइनस जो स्क्रैप वैल्यू है डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 23.25, 23.25 सर मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज से, नहीं, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी ना इससे, बिल्कुल आ जाएगी, बस वही तो चाहिए थी, तो ये -22.57 समथिंग ये इसकी डेप्रिसिएशन हो गई। ड्राई डॉक की पूरी जिंदगी 5 साल थी, अगेन इसकी 1.75 ईयर्स की जिंदगी गुजर चुकी है, सेम वर्किंग सेम लॉजिक, तो भाई पांच में से अगर 1.75 गुजर चुके हैं तो 3.25 ईयर्स बाकी हैं, तो ड्राई डॉक जो है उसकी डेप्रिसिएशन तो बड़ी सिंपल है, उसकी स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है, जो इसकी रिवैल्यूड अमाउंट है उसको मैंने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3.25 से डिवाइड कर दिया, और ये अल्लाह भला करे हमारे पास 165.818 या 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हम इसको ले जाएं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हम इसको ले जाएं तो जनाब ये बनता है 165.82 की डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 165.82 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 165.82। अब वो वाली बात आ गई
जिसका मैं आप लोगों को जिक्र कर रहा था कि देखें ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये रीवैल्यूड अमाउंट के हिसाब से, ये जो डेप्रिसिएशन है ये नए हिसाब किताब, नए हिसाब किताब, नए हिसाब किताब, नए हिसाब किताब के मुताबिक है। एक चीज कहलाती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ये कहती है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू ये कहती है कि अगर जो है वो, एक सेकंड जरा दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा लिंक, हाँ सही। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि कितनी इजाफी डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन के वजह से करी जा रही है। देखो अगर मैं इंजन को रीवैल्यू नहीं करता तो उसकी डिप्रिसिएशन ये तो नहीं होती ना। अगर मैं इंजन को रीवैल्यू नहीं करता तो उसकी डिप्रिसिएशन ये तो नहीं होती, नहीं सर ये नहीं होती। अगर रीवैल्यू नहीं करता, अगर रीवैल्यू नहीं करता, अगर रीवैल्यू नहीं करता तो डेप्रिसिएशन कितनी होती? अगर रीवैल्यू नहीं करता तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती? 840 माइनस 40, 840 माइनस 40। अगर रिवैल्यूएशन नहीं करता, अगर रिवैल्यूएशन नहीं करता तो 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 50,000, डिवाइडेड बाई 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 7,200, ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता। अगर रिवैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होता? वापस से देखें गौर से, 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 7,200, माइनस 115.2, माइनस 115.2, माइनस 115.2। कर क्लियर? अच्छा इसी तरह से बॉडी, अगर मैं रिवैल्यूएशन नहीं करता तो बॉडी की डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करता? तो बॉडी की डेप्रिसिएशन चार्ज करता 535 माइनस 35 यानी कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ यानी कि 25 साल माइनस 20। अगर रिवैल्यूएशन नहीं करता तो ड्राई डॉक की डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करता? 60 डिवाइडेड बाय 5, 60 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब अगर रिवैल्यूएशन नहीं होती तो डेप्रिसिएशन होती 147.20। समझ रहे हो बात को? अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती किसी भी किस्म की तो जो डेप्रिसिएशन होती वो -147.2 होती। अच्छा इन अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के ऑल्टरनेटिव मेथड्स हो सकते हैं, ये एक मेथड है, ठीक है ना। तो अब देखें जरा आपके पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की जो एंट्री पास होगी ना वो कैसे होगी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में करते हो रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट और रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट। इंक्रीमेंटल यानी कि इजाफी, इंक्रीमेंटल यानी कि इजाफी। तो आप देखो कि चेंज कितना है भाई, चेंज कितना है देखो। अभी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है 165.82, अगर तुम रिवैल्यूएशन नहीं करते तो चार्ज होती 147.2। तो इसका मतलब ये हो गया कि 165.82 माइनस 147.2, 165.82 माइनस 147.2, 165.82 माइनस 147.2, ये दोनों डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। यानी कि वो डेप्रिसिएशन जो अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो होती, और वो डेप्रिसिएशन जो अभी है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना डेबिट होना है और रिटेन अर्निंग्स में कितना अमाउंट क्रेडिट होना है, या रिटेन अर्निंग्स में कितना अमाउंट ट्रांसफर होना है। समझ रहे हो बात को? IAS 16 में ये गाइडलाइन है कि जब आपने एक बार रिवैल्यूएशन सरप्लस खड़ा कर दिया तो उससे आप हर साल के एंड में एक अमाउंट डेबिट कर सकते हो। वो अमाउंट इंक्रीमेंटल या इजाफी डेप्रिसिएशन के बराबर होगी। इजाफी या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि वो डेप्रिसिएशन जो एसेट के रिवैल्यूएशन करने की वजह से चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है, सिर्फ इजाफी वाली, सिर्फ इजाफी वाली। ये एक्सेल शीट दूंगा ना तो अच्छे से जरा सारी वर्किंग देखिएगा। अब जनाब क्या करना है, अब हमें अपने एसेट को रीवैल्यू करना है। अब हम अपने एसेट को रीवैल्यू करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज होगा। जैसे पहले बताया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? सर पिछला सारा अमाउंट तो आपने क्लोज आउट कर दिया था। इस एंट्री के बाद, पिछले क्लोज आउट के बाद सिर्फ एक बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 165.82 से क्रेडिट करा गया। तो जब आप नई बार रिवैल्यूएशन करोगे नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड के हिसाब से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को कर दोगे डेबिट, है ना, और जो एसेट का अकाउंट है, जो शिप का अकाउंट है, उसको कर दोगे क्रेडिट। ये आ गया 165.82 से। जनाब ये एंट्री पास होती है जब आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है, तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का जितना भी बैलेंस होता है उसको एसेट में, एसेट की वैल्यू में ट्रांसफर कर देते हो। सही है जी। अच्छा अब रिवैल्यूएशन करने से पहले, रिवैल्यूएशन करने से पहले जो एसेट की कैरिंग अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही होगी? हम क्या कर सकते हैं, 1400 में से माइनस 165.82 कर देते हैं तो 1234.18 आ रही होगी। ये एसेट की कैरिंग वैल्यू होगी बिफोर रिवैल्यूएशन।
अच्छा सर, इसको किसी और तरह से भी देख सकते हैं। हाँ, अगर आपने एसिड का टी अकाउंट बनाया हुआ है ना, तो एसिड का टी अकाउंट जो है उसका जो क्लोजिंग आखिरी बैलेंस आ रहा होगा वो इतना ही आ रहा होगा। दूसरी चीज, आपने जब एसिड पिछली बार रीवैल्यू कर लिया था तो यहाँ पर पहुंच गए थे आप। आपने जब पिछली बार एसिड रीवैल्यू कर लिया था तो आप यहाँ पर पहुंच गए थे ना, 1250.36 प्लस 149.64, 1400 पे पहुंच गए थे। 1400 के बाद एसेट में क्या हुआ है, 1400 के बाद एसेट के अकाउंट में क्या एंट्री पास हुई है? 1400 के बाद एसेट के अकाउंट में रिवैल्यूएशन के बाद एसेट के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ये वाली एंट्री पास हुई है, यानी कि एसेट को 165.82 यानी कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन से क्रेडिट किया। तो 1234.18 पर हमारा एसेट का अकाउंट खड़ा हुआ है। अब देखते हैं भाई रिवैल्यूएशन का क्या हिसाब किताब है। हाँ, अब इंटरेस्टिंग सी बात है, बोलता है कि 2020 में रिवैल्यूएशन करी तो 1000 की वैल्यू, उफ, वैल्यू गिर गई। 1000 की वैल्यू पर एसेट को लेकर आना, वैल्यू गिर गई। 1000 की वैल्यू पर एसेट को लेकर आना, वैल्यू गिर गई। इसका मतलब ये हो गया कि 1234 वाली जो अमाउंट है, ये 1234 वाली जो अमाउंट है, अब इसको रिवैल्यूड अमाउंट पे लेकर आएंगे, वो है नई वाली रिवैल्यूड अमाउंट है 1000। यानी कि हमें क्या करना है, हमें वैल्यू को गिराना है, हमें वैल्यू को गिराना है। ठीक है ना, पहले क्या था, 1400 पे लेकर जा रहे थे 1250 से, तो बढ़ा रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, अब कम कर रहे हैं। कितने से कम कर रहे हो सर, दोनों का डिफरेंस ले लो। 234.18 से एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस एसेट वैल्यू बाई, या ये वही अमाउंट, ठीक है ना। अब सर इसमें क्या कोई मसला है? हाँ, इसमें जब मसला है ना, वो ये मसला है कि जब आप एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हो, जब आप एसेट की वैल्यू को कम करते हो, जब आप एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हो, ठीक है ना, यानी कि एसेट की कैरिंग अमाउंट पहले तो 1234.18 थी, अब उसको 1000 पे लेकर जाना है, यानी कि 234.18 से उसको कम करना। सबसे पहले क्या करते हो, देखते हो कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई अमाउंट है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई अमाउंट है। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई अमाउंट है तो पहले इसको रिड्यूस करेंगे, पहले इसको रिड्यूस करेंगे, फिर फिर पीएनएल की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर पीएनएल की तरफ जाएंगे। अब जरा ये काम कैसे होगा, देखिए मैं जरा यहाँ पर एंट्री पास करना शुरू कर देता हूँ बिस्मिल्लाह कर कर। हमारे पास, सॉरी, ये 2020 ही है ना, मैंने डेट गलत डाल दी जज्बात में आकर, ये भी 20 है, सही है, 31 दिसंबर 20। अच्छा देखें, क्रेडिट क्या होगा सर, क्रेडिट तो एसेट होगा ना, एसेट की वैल्यू कम करनी है, कितने से कम करनी है, 234.18 से। क्रेडिट तो एसेट होगा, एसेट की वैल्यू कम करनी है, कितने से कम करनी है, 234.18 से। सही है। अब डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। सर कितने से क्या डेबिट होगा, कितने से क्या डेबिट होगा? उसके लिए आप पहले देखो रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट का बैलेंस कितना है। कैसे देखेंगे सर, डबल एंट्रीज आपने पास करी हुई है, बड़ा आसान है। डबल एंट्रीज पास करी हुई है आपने, 31 दिसंबर 2019 को एसेट को रिवैल्यू किया था, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में आपने 149.64 डाल दी है। इसके बाद इसके बाद आपने एक बार इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को क्रेडिट किया था या डेबिट किया था, यानी कि कम किया था। क्रेडिट करना, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को बढ़ाना, डेबिट करना, उसको कम करना। तो आपने 149.64 से पहले क्रेडिट किया था और फिर 18.62 से डेबिट किया हुआ। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट का बैलेंस कहाँ आया हुआ है, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट का बैलेंस जो है ना वो आया हुआ है 131.02 पर। तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को पहले डेबिट कर कर उसको क्लोज करोगे, उसको खत्म करोगे, उसको निल करोगे। बकाया जो डिफरेंस बच गया वो पीएनएल में चला जाएगा, बकाया जो डिफरेंस बच गया यानी कि 103.16 का वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से आपकी पूरे सवाल की डबल एंट्रीज पास हुई। वीडियो लेक्चर को बड़े अच्छे से 2-3 बार ध्यान से देखिएगा, सवाल रीड कर कर स्टार्ट करिएगा, और शुरू में जिन पैराग्राफ्स को मैंने हाईलाइट किया वो आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे, और इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आईएएस को रेफर करने का क्या फायदा होता है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो ये एक्सेल की फाइल भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।